जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। पायल चौहान, अभी फिटनेस, हिमांशु, आजमगढ़, सेजल कुमारी, निर्मा, सुमन, सज्जन, आरती सोलंकी, राज सैनी, अक्षित, पिंटू, आजमगढ़, सनी राजभर, अमरजीत कुमार सिंह, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा और एकदम दिल से स्वागत है। और दोस्त, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पर हम पहुंच चुके हैं, या यूँ कहें हम लगभग अपनी आधी जर्नी पर पहुंच चुके हैं, या अपनी आधे प्रैक्टिस सेशंस पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को दोस्त, इसी एक उम्मीद के साथ में कि आपको बार बार शायद उन चीज़ों के लिए समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको रिवीजन कितनी अच्छी तरह से करना है। कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं, और मैं अब उम्मीद करूंगा कि आपसे शायद उन अतिरिक्त बातों की या अतिरिक्त एक अभिप्रेरणा, मोटिवेशन देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो अच्छे छात्र होते हैं वो जागरूक होने की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि मोटिवेट होने की तरफ ध्यान देते हैं। अगर आप अपने जीवन में जागरूक हो जाएंगे और आप जान जाएंगे इस चीज़ की ज़रूरत मुझे है और उसके लिए मुझे प्रयास करने पड़ेंगे, तो फिर आपकी जो राह है वो आसान होगी। और मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो चंद क्षणों के लिए रहता है और बार बार खत्म होता रहता है। ठीक है, तो उस उम्मीद करूँगा आप किसी भी तरह के बहकावे से या किसी भी तरह की फालतू की इधर उधर की चीज़ से बचने का प्रयास करेंगे और अपने आप को ऊर्जावान रखेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आगे आगे। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग यूनेस्को में कब शामिल हुए थे? तो 2013 में। भाई साहब, कितने दुर्ग थे? तो आप कहेंगे उन दुर्गों की संख्या थी भैया 6। अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फिर उसके बाद में देसी 10 को। चौखीर वाली किसकी बुक है? आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक है। रविंद्रनाथ ठाकुर भी आप इनको कह सकते हैं। ओके। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6। 1/6 इनके द्वारा नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? कैपलर ने दिए थे। क्या बोलेंगे? कैपलर ने। अभी आसान क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करेंगे स्कोर आपका 5/5 रहा होगा। ठीक है, बताएं जी, एक बार स्कोर दिखा दें हमें। सोनम जी, ऋषभ उपाध्याय 4 स्कोर है, पूजा बैरागी 4 है। इतने आसान प्रश्नों में तो 4 नहीं होना चाहिए था। कोमल शर्मा 5 है, नवीन सर का बहुत बढ़िया, उनका 5 स्कोर है। और अब शुरू करते हैं अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और कोशिश किया करो कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मन मन में उसको बोला करो वहाँ, है ना। ये मैंने बोला कि भाई मुझे बताओ कुछ ऐसे, तो आप मन मन में बोला करो हमेशा। इसको प्रैक्टिस में लेके आओ, उससे मेमोरी शार्प होगी। और तो डोल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, असम में, मिजोरम में, या फिर नागालैंड में? तो आप कहोगे डोल है असम। आज शाम में डोलने गया था। कहाँ पर डोलने गया था? असम के और बताओ कौन कौन से हैं? जॉन बिल। क्या बोलोगे? आज शाम को जॉन बिल तुमको देना है। ठीक है, आज शाम को जान बिल तुमको देना है। एक है, अच्छा, इसी बात पे जो सुन बोला ना, आज शाम को जान बिल तुम्हें देना, इस बात पे वो घबरा गई। हर घबरा गई। ठीक है, अरे आज तो बिल देना पड़ेगा। हरनी घबरा। क्या बोलोगे? हरनी घबरा और रजनी घबरा। क्या बोलोगे? किस बात पे घबरा गई वो? आज शाम तो जान बिल तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे फिर? इस बात पे बहस करने लग गई, बहस आगू। इसी बात पे क्या करने लग गई? फिर बहस करने लग गई। बेखो, फिर उसने भी, लड़के ने भी क्या थोड़ा बहुत बेसागू। तो क्या बोलोगे? वेखो। और इसी बात पे क्या बता रखा है मैंने आपको? अली ए लिगांग। अली ए लिगांग आपका। और अम्बू वाची। ठीक है, अपने अब्बू को बुला लाई जिसका नाम था अब्बू। अब्बू का नाम जिसका नाम था अली, अपने अब्बू को बुला लाई। कह रहा अब्बू देखो देखो। ठीक है, और अब्बू को कैसे बताया उसने? रोकर बताया, रोंकर, रोंकर। ठीक है, पराग। इसे मुझसे राग नहीं है, प्रेम नहीं है। एक आता है यहाँ पे बहोना, ये हमेशा बहाने ढूंढता रहता है मुझसे दूर जाने के। पराग, बहोना, ये सब कहाँ के? बहुत सारे हैं असम के, सब याद होंगे तुमको। ठीक है, पता होंगे। तो जो पीटने वाली बात मैंने तुमको बताई उसको क्या बोलोगे? उस उत्सव का नाम बताओ, तब समझेंगे। जो उसने उसको एकदम से पटक दिया, अच्छा हमसे लड़ रही हो, तो क्या बताएंगे उसको? कौन सा त्योहार है वो? देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई, ओहो ओहो, दोहिंग पटकाई, एकदम से ठीक है। मणिपुर के बताओ भैया। मणिपुर का भैया ओ संग लाई मणि, याद है मैंने आपको बताया था, मणि, डायमंड, याओ सांग। क्या होता है? याओ सांग। एक आप बताओ, चेरी ब्लॉसम कहाँ का है? चेरी ब्लॉसम। तो चेरी ब्लॉसम भी कहाँ का है? आपका मणिपुर का फेस्टिवल है। कहाँ का? मणिपुर का। यहाँ का लाई हरोवा मैं आपको बता चुका हूँ। चुम्फा, मणि को बार बार चुमती रहती है।
मणि मतलब डायमंड। ओके, मिजोरम के बताओ कौन कौन से हैं। मिजोरम के मजे आ जाएं अगर थोरियम का कोई स्टोर मिल जाए। थोरियम इतना महंगा रहता है। एंथोरियम, किसी को लड़ाई हो जाए भाई बहन की तो एक दूसरे को कूट के मजा आ जाता नहीं आ जाता, बोलो यस और नो। बहन भाई की लड़ाई हो जाए, एक एक गुट लग जाए तो उसमें कूट 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 क्या बोलेंगे, कूट के मजा आ जाए। कूट के जितने भी कूट है, अब लिखो किसी एक कूट का नाम, चाहे वो मीम कूट हो, चाहे आपका थाल फवांग कूट हो, जितने भी कूट हैं कूट, क्योंकि मिजोरम में उत्सव को ही कहा जाता है, किसको, उत्सव को ही कहा जाता है। नागालैंड के बताओ भैया, नागालैंड के बताओ, नागालैंड के फेस्टिवल्स क्या बोलोगे भैया। नागालैंड के हम कह देंगे आपसे, मैंने आपको बता दिए थे, हॉर्नबिल हो गया। एक आधा और बताओ आप मुझे हॉर्नबिल के अलावा, तो क्या बोलेंगे उसमें भैया। आओलेंग है, सैक्रेनी मैंने आपको बताया था, सैक्रेनी। कुछ फेस्टिवल हम आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ आसपास के, जैसे हम आपसे एक फेस्टिवल पूछेंगे, मुझे बताओ आप त्रिपुरा के किसी एक फेस्टिवल का नाम, त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा में जितनी भी पूजा होती है, यानी कि खारची पूजा हो गई आपका, कौन सी, खारची पूजा है, बहुत पूछा जाता है ये भी, ठीक है। खारची पूजा हो गया आपका, और कौन सा हो सकता है यहाँ पे, त्रिपुरा। खारची पूजा होता है यहाँ पे, अशोक अष्टमी होता है, अशोक क्या बोलेंगे, अशोक अष्टमी होता है, अशोक अष्टमी होता है यहाँ पे। गरिया पूजा होती है यहाँ पे, क्या, गरिया पूजा होती है, गरिया पूजा। और एक पिलक होता है, पिलक, पिलक फेस्टिवल पूछा जाता है बहुत। पिलक कहाँ का फेस्टिवल है, तो वो त्रिपुरा का फेस्टिवल है, त्रिपुरा का। ऊना कोटी कहाँ का है, तो ऊना कोटी, वो बोलेंगे तेरे ऊपर ऊन की कोटी अच्छी लगती है, तेरे पर, ऐसे कुछ याद रख लो। ओके, मुझे सिक्किम के बताओ कुछ फेस्टिवल। तो सिक्का, सिक्का अगर खो जाए तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस। तो जितने भी लॉस वाले, लोसर हो जाए, चाहे लोसर हो जाए, लोसर और कहाँ कहाँ होता है, तिब्बत के सभी क्षेत्रों में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, सब जगह होता है, ठीक है। लोसर आपका, लोसुंग बताए, लोसुंग होगा नहीं होगा आपका सिक्किम में, जी भैया खूब होता है, क्यों नहीं होता। सिक्का कब मिलता है, सगाई में भी तो मिलता है एक, हाँ जी, सगाई में, सागा दावा। एक बोलेंगे सगाई में अगर सिक्का नहीं दिया तो पूछेगा कहाँ गए, कहाँ गए वो सिक्के जो देने की बात थी, काग्येद, क्या बोलोगे, काग्ये होता है। एक जब आपका किसी का सिक्का चढ़ता है, सगाई होती है, तो तब संगीत समारोह भी होता है, सब मगन रहते हैं, नहीं रहते, महिलाएं तो विशेष तौर से, मंगन संगीत समारोह। तो भैया संगीत समारोह होता है और सब मगन रहती हैं, ये कब, जब घर में किसी का सिक्का आया हो, लगन आई हो। सिक्का बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, लगन को कुछ और बोलते हैं, बताओ तुम्हारे यहाँ बोलते हैं नहीं बोलते, थम्स अप करके बताओ। मेघालय, मेघालय के बताओ, यहाँ पे वंगाला है, वंगाला, मैं घायल कर दिया बगल में दबाकर, मैं घायल। तो वंगाला को हम क्या बोलते हैं, इसको 100 ड्रमों का त्योहार भी कहा जाता है, 100 ड्रमों का त्योहार भी बंगाला को कहा जाता है। ओके, एक आपका मेघालय में होता बेहंदी खलम, किस अवसर पर होता बेहंदी खलम बताओ। बेहंदी खलम, बेहंदी खलम होता है आपका हैजा भगाने के लिए, जो कोलेरा डिसीज होती है ना, कोलेरा, उसको हैजा भगाने में इसको, इसलिए इसको मनाया जाता है। मेघालय का रानी कोर, क्या बोलोगे, रानी कोर फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। नोंग क्रेम, नोंग क्रेम, नो क्राइम, नो क्राइम, मैं घायल हो गया तो मैंने उससे बोला नो क्राइम, नो क्राइम, लेकिन उसने फिर भी मारा क्योंकि वो सादा सा सूखा सा है। अरुणाचल के बताओ, अरुणाचल प्रदेश के साथी कौन कौन से फेस्टिवल आप जानते हैं। तो सोलुंग हो गया आपका, क्या बोलोगे, ये लोसुंग है, ये सोलुंग है, सोलुंग, ठीक है। ड्री हो गया, ड्री, संग केन, वो संग में कैन रखता है अपने, कैन। ओके, मोरुंग, अरुण, मोरुंग, क्या बोलोगे, अरुणाचल का मोरुंग। मोपिन, मोपिन, ठीक है, मोपिन। मायको, मायको, क्या बोलोगे, मायको फेस्टिवल है। तम लाडू, तम लाडू, क्या बता रखा था मैंने आपको, अरुणाचल में, अरुणाचल में शराबी कौन है, अरुण है, ठीक है, ये इसकी पत्नी है आंचल। तो ये क्या करता भी है, इससे कहता रहता मो पीनी है, एकदम से कह नहीं, पी मत लेना नहीं तो मैं मरूंगी, उसी दिन मर जाऊंगी जिस दिन तुमने पी ली, समझ लो, माई के चली जाऊंगी मैं, क्योंकि तुम मुझसे लाड नहीं करते, ये मान लूंगी मैं। लेकिन वो क्या, वो बहुत चालू चीज़ है, वो संग में कैन रखता है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और फिर घर जाते ही कहता है एकदम से सो लूँ अब मैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है, बताओ जी। ठोस यंत्र है, सारे लोग बताएंगे, बोलो। हाँ, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा है जो ठोस, ठोस वाद्य यंत्र है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है। तत् वालों को बोलते हैं क्या, नहीं भैया, घन वालों को बोलते हैं, जितने भी घन वाद्य यंत्र होते हैं, घन। घन का मतलब होता है जैसे कि मंजीरा हो गया, मंजीरा, मंजीरा देखा है जो आपका कीर्तन में प्रयोग होता है, हाँ जी, ठीक है, स्ट्राइक या हथौड़े से चलाए जाते हैं। जल तरंग होता है एक आपका, जल तरंग क्या होता है, जल तरंग होता है। या आपका चिमटा हो गया, चिमटा, ये सब कैसे होते हैं, ये घन वाद्य यंत्र होते हैं।
तत्व बोलते हैं जो स्ट्रिंग होता है, जिनमें तार होता है। क्या होता है? तार। जैसे वीणा हो गया, वीणा, वीणा हो गया आपका, सितार हो गया, सितार हो गया, ओके। सारंगी हो गया, सितार और आपका सारंगी हो गया। तो जो आपका इनमें आपका क्या होते हैं? तार होते हैं। वायलिन हो गया, वायलिन, वायलिन, वो सब कैसे हैं? वो स्ट्रिंग हैं। कैसे हैं? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। अवनद जो परक्यूशन होते हैं, अवनद में कौन से आते हैं? ताल वाले। यानी कि कौन से होते हैं? जो ताल वाले होते हैं, जिनमें ताल देनी पड़ती है। ताल किस में देनी पड़ती है भैया? ताल देनी पड़ती है। जैसे ढोल हो गया आपका, ड्रम हो गया, ड्रम, ड्रम हो गया, तबला हो गया, ढोल हो गया, ठीक है। मृदंगम हो गया, मृदंगम होता है, देखा ना, मृदंगम ढोलक के जैसे ही होता है, एक तरफ से बस वो थोड़ा कम होता है, एक तरफ से थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसे ही होता है ढोलक की तरह ही, ओके। होता ढोलक की तरह ही है। सुशिरो आदि यंत्र कौन से होते हैं? जो आपका वाइंड इंस्ट्रूमेंट, जिनको हम बोलते हैं आपका एरोफोनिक, जिनमें हवा का फ्लो होता है आपका। बांसुरी हो गई, बांसुरी, ठीक है। और आपका क्या बोलेंगे? फ्लूट हो गया। और एक फ्लैगोट होता है, शहनाई, बांसुरी। और शहनाई के लिए सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, जरा बताओ? शहनाई के लिए सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? फ्लैगोट कौन बजाते हैं? या फ्लूट के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन व्यक्ति है? तो आप कहेंगे, ये आपको पता होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, ओके। आगे आएंगे। खंबा थोईबी एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला है। खंबा थोईबी कहाँ की महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला है? देखो, खंबा जो होता है ना साथी, ये खंबा, ये मेल पार्ट द्वारा किया जाता है, मेल। और थोईबी ई, ये क्या? ये महिला, महिला द्वारा परफॉर्म किया जाता है। पार्ट ये किसके हैं? पार्ट है ये आपका मणिपुरी के। किसके? मणिपुरी के। और मणिपुरी में दो पार्ट और होते हैं आपका। एक होता है साथी आपका सरित सरक, ये मार्शल आर्ट है यहाँ की, सरित सरक, सरित सरक। और एक होती है यहाँ पे थांगटा। क्या? थांगटा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जो थांगटा है वो विद आर्म्ड होती है, यानी कि वो सशस्त्र होती है, विद आर्मर होती है। और ये कैसी होती है? ये होती है निशस्त्र। कैसी होती है? बिना आर्म्स के, विदाउट आर्म्स होती है। तो आप जानते हैं मार्शल आर्ट, सारे लोग जानते होंगे। मुझे बताओ, व्हाट इज द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स? सभी मार्शल आर्ट की जननी कौन सी है? मार्शल आर्ट किस लिए होती है? आत्मरक्षा के लिए। तो जो मार्शल आर्ट की जननी है वो कौन है? तो मार्शल आर्ट की जननी, एक दिन मैंने ओरली भी पूछा था आपसे, तो आप बोलोगे वो कलायरी पट्टू है। कौन है? कलायरी पट्टू। और डबल टे कहाँ की पहचान है? डबल टे, तो आप कहोगे डबल टी ये केरला की पहचान है 90% केसेस में। बस किसको छोड़ देना? सिलेट्टम को, आपका आपका ओइलट्टम को, और आपका जिस तरह जिसमें सिल बिल थिल आए, ठीक है, थिलवट्टम को, इनको छोड़ देना। तो कलारी पट्टू हो गया केरला का। तो मुझे बताओ, केरला, इस कलारी पट्टू में कौन से बॉलीवुड कलाकार की महारत है? उसका नाम बताओ एक बार। अब हम आपसे पूछेंगे कुछ आपका अरे वाह। स्काई, स्काई किसकी है? स्काई, स्काई बोलते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ भारत में कौन रहता है? जम्मू कश्मीर, नक्शे में जम्मू एंड कश्मीर, क्या बोलोगे? वो स्काई हो गया। गतका बताओ कहाँ की मार्शल आर्ट है? गतका, तो गतका आप कहेंगे भैया पंजाब की मार्शल आर्ट है। मलखम्ब हमने आपसे पूछी थी एक दिन, क्या बोलोगे? मलखम्ब, ये एमपी का स्टेट स्पोर्ट भी है। मलखम्ब कहाँ का है? एमपी का। पाइका आप सबको बताना है, क्या बोलोगे? पाइका आप सबकी तरफ से आंसर आना चाहिए, पूरी कक्षा एक बार सोच पाए इसको कि पाइका कहाँ का होता है। तो आप कहेंगे पाइका भैया ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का है, और बहुत चर्चित है, ओडिशा का है। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टेचू ऑफ लिबर्टी पेरिस में है। तो पेरिस में तो चर्चित है आपका एफिल टावर। क्या? पर चर्चित है आपका एफिल टावर, तो यहीं पर है क्या स्टेचू ऑफ लिबर्टी? आप कहेंगे नहीं। क्या वॉशिंगटन में है? वॉशिंगटन में चर्चित है आपका व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस किस लिए प्रसिद्ध है? अमेरिका के राष्ट्रपति के आवास के लिए, ठीक है। जेनेवा में है क्या? नहीं भैया, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और बहुत पूछा जाता है, एक महिला की जो ये आकृति है कब बनी थी? 1886 में बनी थी। कब? 1886 में। अगर हम बात करें भारत में जो आपका स्टेचू हैं उनको आप जानते होंगे, जैसे कि एक स्टेचू, एक क्या 4-5 स्टेचू हैं जो बहुत चर्चित हैं। जैसे हम आपसे पूछें, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है भारत में? स्टेचू ऑफ इक्वलिटी बताओ जी। यानी समानता की, समानता की जो साथी प्रतिमा है वो इक्विलिटी, ये कहाँ पर है? स्टेचू ऑफ लिक्विडिटी, समानता के लिए, ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में। किसको समर्पित है हैदराबाद में ये? तो आप कहेंगे ये जो संत थे हमारे रामानुजाचार्य, रामानुजा को, ठीक है, रामानुजाचार्य को ये आपका समर्पित है, रामानुजाचार्य को। दूसरा हम आपसे पूछेंगे स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्मर्थता को बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, ये किस लिए फेमस है आपका? तो आप बोलेंगे ये आपका कहाँ पर है? कैंपागोड़ा में है। कहाँ पर है?
कैंपागोड़ा। और कैंपागोड़ा कहाँ पर स्थित है? वो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में। स्टेचू ऑफ नॉलेज बताओ कहाँ पर है? स्टेचू ऑफ नॉलेज, नॉलेज ज्ञान की प्रतिमा, तो वो भारत में है, लातूर में। कहाँ पर? लातूर में, महाराष्ट्र में। किनको समर्पित है ये? किनको समर्पित है स्टेचू ऑफ नॉलेज भारत में? तो आप कहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है, BR अंबेडकर जी को ये समर्पित है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, फिर हम पूछेंगे आपसे स्टेचू ऑफ पीस भारत में कहाँ पर स्थित है? स्टेचू ऑफ पीस यानी शांति के लिए, तो वो है पाली, राजस्थान में। कहाँ पर है? पाली, राजस्थान में स्थित है आपका, है ना। और स्टेचू ऑफ यूनिटी, इसको तो सब जानते होंगे, आपसे पूछें तो। स्टेचू ऑफ यूनिटी ये तो बहुत चर्चित है और भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है जी, बताओ जरा। तो ये है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर? जो वहाँ पर नर्मदा जिला है, नर्मदा जिला, नर्मदा नदी के किनारे। क्या बोलोगे आपका? तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए। इस प्रतिमा की ऊंचाई और इसके डिजाइनर बताओ। तो आप कहेंगे भैया ये ऊंचाई है इसकी भारत में सबसे ज़्यादा है, 182 मीटर ऊंची है। कितनी है? 182 मीटर ये ऊंची है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओके, और यहाँ पर याद रख लेना, क्या बोलेंगे, प्रतिमाओं में तो सबसे ऊंची भी, अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो इसके जो वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट है, वो कौन है? तो इसके आर्किटेक्ट है आपके राम सुतार। कौन है जी भाई साहब? राम सुतार इसके आर्किटेक्ट हैं, राम सुतार, ये नाम आपको पता होना चाहिए। 182 मीटर भी है, नर्मदा के किनारे है। बहुत बढ़िया किशोर भाई, एकदम ठीक आंसर आपका आया है। निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला, ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था, जिसने भारत के लिए सबसे पहले पदक जीता? ओलंपिक की बात कर रहे हैं। और याद रखना, ये भारत के ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो भारत के लिए या दुनिया में अगर बात करें सबसे लंबे टाइम तक ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो ये हैं हमारे लिएंडर पेस। कौन बोलोगे? लिएंडर पेस। और इन्होंने कब जीता था आपका? ब्रॉन्ज जीता था। कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता था। और ये भी जीता था इन्होंने 1996 में। और 1996 के जो ओलंपिक थे वो थे अटलांटा के ओलंपिक। कहाँ के? अटलांटा के ओलंपिक वो थे आपका, अटलांटा ओलंपिक। तो ये पहले आपका व्यक्ति बने थे किसमें आपका, क्या बोलोगे, कौन से खेल में आपका? टेनिस में, टेनिस में पहले बने थे। और याद रखने ना, सबसे लंबे समय तक सर्वाधिक ओलंपिक इन्होंने ही खेले हैं, सर्वाधिक ओलंपिक। तो सर्वाधिक कितने ओलंपिक खेले? तो आप भी कमाल मानेंगे कि भैया इतने लंबे समय तक उत्साह बना रहा इनका। आप कहेंगे हाँ, 1992 से लेकर के और 2016 कितने ओलंपिक खेल लिए? बताओ फटाफट से संख्या बताओ, कितने ओलंपिक? 92 का खेला, 96 का सन 2000 सिडनी ओलंपिक खेला, 2004 खेला आपका एथेंस, 2008 खेला बीजिंग, 2012 खेले लंदन, 2016 आपका रियो और 2020 का पेरिस का। यानी कितने हो गए आपका? 7 ओलंपिक हो गए। कितने हो गए? 7 ओलंपिक हो गए आपका। 24 बता रहे हैं। बताओ इनका क्या इंतजाम करूँ मैं, है? इनका कुछ है? तुम बताओ मुझे, तुम ही बताओ चलो एक बार, इनका क्या इलाज बांध दूं मैं? 24 जोड़ देखना, 16 8 24 ओलंपिक खेल लिए इन्होंने। ये कौन काउंट करेगा ओलंपिक कब कब हुए हैं बीच में? बेटा तुम्हारी मुंडी को धोती में बंद कर लूंगा मैं ऊपर से ऐसे। क्या बोलोगे? लिएंडर पेस, आगे आ जाओ। तो क्या बोलेंगे कितनी बार खेले हैं? तो 7 बार, 7 ओलंपिक खेले हैं, 7 ओलंपिक। लिख ही लो तुम, 7 ओलंपिक खेले। उन्होंने सोचा हर साल ओलंपिक होता होगा, है ना। क्या बोलेंगे? 2024 में इनको कहाँ शामिल किया गया था? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में, टेनिस हॉल ऑफ फेम में, टेनिस हॉल ऑफ फेम में ये शामिल हुए। तो अभी हाल ही में शामिल हुए, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए, शामिल किए गए हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब हम बात करेंगे आपसे टेनिस की। टेनिस में जो मैदान होता है आपका, टेनिस में जो साथी आपका मैदान होता है उसकी लंबाई कितनी होती है बताओ? टेनिस में जो मैदान होता है उसकी लंबाई होती है 78 गुणा 27 फीट। क्या? 78 गुणा 27 फीट होती है सिंगल के लिए। किसके लिए? सिंगल के लिए। डबल्स में क्या लंबाई बदल जाएगी? आप कहेंगे नहीं, सिर्फ उसकी चौड़ाई बदल जाएगी। 9 × 27 9 × 36, 36 फीट बन जाएगी, ठीक है, 9 फीट और बढ़ जाती है। किसमें? डबल्स के लिए। क्या बोलोगे? डबल्स के लिए। और इसकी माप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेट कितना ऊंचा होता है इसमें बताओ? नेट होता है इसमें 3 फीट ऊंचा। क्या बोलोगे? 3 फीट ऊंचा इसमें नेट होता है। और इसमें जो बॉल होती है उसमें वेट कितना होता है? उसकी बॉल में जो वजन होता है वो कितना होता है? तो आप बोलोगे, याद रखना, 56 से लेकर के 59.4 ऑफ ग्राम्स तक होता है, ग्राम्स तक होता है, ठीक है।
टेनिस में कुछ पॉइंट बनते हैं आपका, बताओ टेनिस में पॉइंट कौन कौन से बनते हैं? तो टेनिस पॉइंट होते हैं आपका, जैसे एक होता है जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट को बोलते हैं लव। तो पूछा जाता है लव का संबंध किससे है? टेनिस से है। एक स्कोर बराबर पर कौन सा बनता है बताओ? जब स्कोर बराबर हो, जीरो पॉइंट पर तो लव हो गया, स्कोर जब बराबर होते हैं तब बनता है ड्यूस। क्या बोलोगे? ड्यूस। और ड्यूस के बाद में जो साथी अगला आपका अंक मिलता है, ड्यूस से जो अगला अंक होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्यूस से नेक्स्ट नंबर फ्रॉम ड्यूस, तो वो होता है एडवांटेज। तो ये तीनों नाम बहुत पूछे जाते हैं, एडवांटेज क्या है, या एडवांटेज का संबंध किस खेल से है, एडवांटेज का संबंध किस खेल से है, तो क्या बोलेंगे भैया? उसका संबंध है आपका किससे? तो हमारा आंसर आएगा सबका टेनिस, टेनिस टेनिस टेनिस। पीवी सिंधु बताओ भारत के लिए ओलंपिक जीत चुकी हैं या नहीं जीत चुकी हैं, हाँ या ना? निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित की गई थी? देखो टेबल टेनिस चैंपियनशिप, पहली बात तो बोले टीटी लिख दें इसको, टेबल टेनिस जो साथी चैंपियनशिप है, चैंपियनशिप कौन सी? वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड चैंपियनशिप। चैंपियनशिप ये पहली अगर पूछ ले आपसे, आपसे पूछे कि भाई ये पहली कब आयोजित हुई थी, तो ये पहली हुई थी 1926 में। कब? 1926 में लंदन में आयोजित हुई थी। कहाँ पर? लंदन में। और भारत में ये हुई है आपका 1952 में, 1952 में, 1952 में। फिर रिपीट हुई थी भारत में 1987 में, याद रखना। 1987 में भी इंडिया में हुई है, तो पूछ लेता है। जो भारत में कम हुए ना टूर्नामेंट, जैसे एशियन गेम्स है 1951, 1982 दोनों पूछ लेगा आपसे। कॉमनवेल्थ भारत में एक ही बार हुए हैं, बताओ किस वर्ष में हुए थे कॉमनवेल्थ? बताओ कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ के क्वेश्चन एक दिन हम लेंगे वैसे सारी चीज़ों के लिए। अभी आप बताओ, कॉमनवेल्थ 2010 में हुआ था, 2010 में हुआ था। जो भारत में आयोजन होंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्त, हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे, है ना? ये बात आपको याद रख लेनी है। ओके, यहाँ पे मुझे बताओ, अब टेबल टेनिस से पूछते हैं। जो टेबल टेनिस होता है आपका, टेबल टेनिस में जो साथी अगर मैं पूछूं जो गेंद का वजन होता है वो कितना होता है? बॉल का वजन कितना होता है? वेट ऑफ बॉल, तो वो होता है 2.7 ऑफ ग्राम। क्या बोलोगे? 2.7 ऑफ ग्राम होता है, ये बात याद रखना, ठीक है? अच्छा, जो टेबल टेनिस में लेंथ और ब्रेथ होती है टेबल की, वो कितनी होती है? तो टेबल की जो लंबाई होती है वो 9 फीट होती है और चौड़ाई 5 फीट होती है, ठीक है? यानी लेंथ उसकी 9 फीट होगी और चौड़ाई उसकी 5 फीट होगी। इस पे भी एक नेट लगा रहता है, छोटा सा, देखा तुमने? इतना सा रहता है, टक टक। तो उस नेट की ऊंचाई कितनी होती है बताओ टेबल टेनिस में? नेट की ऊंचाई कितनी होती है बताओ? हाइट ऑफ नेट छुटकू सा रहता है, तो वो कितना होता है आपका? 6 इंच होता है, 6 इंच होता है। टेबल जमीन से कितनी ऊंची होती है? टेबल जमीन से कितनी ऊंची होती है बताओ जी? लिखना है इसमें, टेबल की जमीन से ऊंचाई, टेबल की जो साथी आपका जमीन से ऊंचाई होती है, क्या बोलोगे? हाइट फ्रॉम फ्रॉम सरफेस, तो वो होती है 76 सेंटीमीटर। कितना? 76 सेंटीमीटर होती है, 76 सेंटीमीटर होती है। टेबल टेनिस के लिए जो साथी हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, वो कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है लुसाने में। कहाँ पर है? लुसाने में। एक पूछा था टेबल टेनिस ओलंपिक में कब से शामिल हुआ था? ओलंपिक में। तो टेबल टेनिस ओलंपिक में जो पहुंचा था वो पहुंचा था 1988 से। एक पूछा जाता है इस खेल के जो साथी आविष्कारक हैं, आविष्कारक कौन है? टेबल टेनिस खेल को किसने बनाया है? तो इसके आविष्कारक हैं डेविड फोस्टर। कौन है? बोलो जी, एक बार नाम बोलेंगे सारे लोग, डेविड फोस्टर। डेविड फोस्टर इसके आविष्कारक हैं, ये बहुत पूछा जाता है। ओके, तो टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता अभी हाल ही में कौन सी हुई होगी भैया? जैसे 19वीं 17वीं 20वीं 18वां ऑप्शन है, अभी हाल ही में याद रख लेना। रिसेंट में, हाल ही में जो प्रतियोगिता हुई है इसकी, वो ये दोहा में, हाल ही में 58वीं चैंपियनशिप हुई 2025 में। और कहाँ पर हुई है? दोहा, कतर में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बनने के लायक है कि आपका अभी 2025 में जो विश्व आपका टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप है वो कहाँ पर आयोजित हुई है? तो दोहा, कतर में आयोजित हुई है। कहाँ पर? दोहा, कतर में आयोजित हुई है। निम्नलिखित में से कौन द बुद्धा एंड हिज धम्म, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई? तो क्या बोलेंगे? सुभाष चंद्र बोस थे, इनकी तो डेथ का ही पता नहीं है इसीलिए एलिमिनेट कर लेते। इनके भी नहीं पता होंगे आपको, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। सुभाष चंद्र बोस जी की बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। क्या बोलोगे? द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। ये कौन? सुभाष चंद्र बोस जी की बुक है आपका। आरसी दत्ता की पूछें तो इनकी किताब का क्या नाम है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी इन्होंने। क्या लिखी थी? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द
इकोनॉमिक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास इन्होंने लिखा, भारत का आर्थिक इतिहास। मोतीलाल नेहरू जी, इनके बारे में आपको बाद में बताएंगे, पहले इनकी किताबें बताओ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इनकी किताबें थी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, क्या बोलोगे? एनाहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी बुक है? तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बुक है, और ये बहुत चर्चित किताब है, याद रख लेना। किस वर्ष की है ये भी पूछा जाता है, 1936 की है। कब की है? 1936 की है। एक किताब पूछी जाती है हु वर द शूद्राज, शूद्र कौन थे? हु वर द शूद्राज, हु वर द शूद्राज, ये देश की आज़ादी के 1 वर्ष पहले लिखी और इसके 10 साल बाद 1946 में लिखी। बताओ वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी है? इन्हीं की बुक है। एक किताब आप भी सोचिए इनकी, एक किताब आप भी लिखिए जो हमने ना लिखी हो, क्या बोलोगे? वेटिंग फॉर ए वीज़ा इनकी है। पार्टीशन ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा, पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक हिंदू धर्म में बाधाएं क्या क्या हैं, क्या बोलोगे? इनको बोलते हैं, यानी कि जो आपका पार्टीशन ऑफ इंडिया और एक हिंदू धर्म में बाधा है, उसको लिखा था इन्होंने रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म में बाधाएं क्या क्या हैं, बाधाएं क्या क्या हैं। तो ये बहुत चर्चित किताबें हैं इनकी, जो अक्सर बच्चों पूछी जाती हैं, है ना। बोलेंगे जी, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? स्वराज दल, देखो जो स्वराज दल था हमारे देश में, स्वराज दल के लिए आपका गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? गया अधिवेशन, क्योंकि गांधी जी ने कितने दिन का वादा किया था असहयोग आंदोलन में? हमने आपसे पूछा था कक्षा में, आपने कहा था भैया 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने वादा किया कि 1 साल में हम स्वराज पालेंगे, लेकिन हम सफल नहीं हुए उस स्वराज को पाने में। तो गया अधिवेशन में चोरी चोरा के बाद में इस बात की नींव पड़ती है स्वराज्य के लिए। और इस पार्टी के लिए कौन कौन? आपका मोतीलाल नेहरू थे, हाँ जी थे। अयंगर थे क्या? आप कहोगे हाँ जी। राजगोपालाचारी नहीं थे, क्योंकि ये तो गांधी जी के साथ में थे, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल थे, हाँ जी, ये सब लोग थे, ठीक है। तो गया अधिवेशन के बाद में क्या हो गया आपका? ये कांग्रेस के खिलाफ बना 1 जनवरी 1923 को। क्या बन गई इस दिन? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे? बताओ जरा। स्वराज पार्टी, इसके साथ ही जो आपका अध्यक्ष बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास किनके गुरु हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु हैं, ओके। और इसमें जो साथी आपका महासचिव बने थे वो कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। महासचिव बने थे इसमें मोतीलाल नेहरू। और इसका इन्होंने पहला जो अपना अधिवेशन किया था वो कहाँ पर किया था? मोतीलाल नेहरू। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था स्वराज पार्टी का, वो हुआ था आपका प्रयागराज में। क्या बोलोगे? पहला अधिवेशन हुआ था इनका कहाँ पर? आपका प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बताओ जरा? प्रयागराज में पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये बात याद रख लेना। अच्छा, जो राजगोपालाचारी है इनको किस बात के लिए जानोगे? इनको किस बात के लिए जान सकते हैं हम? इनमें कोई ऐसी ये तो आपका स्वराज पार्टी जो मद्रास वाली थी, नहीं, उससे नहीं है इनका संबंध, बस अयंगर साहब ही जुड़े हुए थे। देखो विट्ठल भाई पटेल जी के बारे में बात कर सकते हैं। 1925 की जो केंद्रीय विधानसभा असेंबली थी, जो केंद्रीय विधानसभा असेंबली यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 1925 की केंद्रीय विधानसभा असेंबली के ये आपका अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। असेंबली के ये क्या थे? आपका अध्यक्ष चुने गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात याद रख लेना, ओके। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर हम पूछ सकते हैं आपसे कि जो चित्तरंजन दास है इनका उपनाम क्या है और किस नाम से इनको जाना जाता था हमारे देश में? चित्तरंजन दास को और किस नाम से जाना जाता था? भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना, प्रथम मजदूर संघ की स्थापना भैया देश बंधु के नाम से जानते थे। जय माता दी। रॉयल रावत जी ने एकदम ठीक आंसर दिया है, सबसे ठीक और सबसे पहले आंसर आया। हमेशा दिखाया करो जो पहले आंसर दे। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? एनएम लोखंडे ने, बीपी वाडिया ने, वीवी गिरी ने या एल एस ए डांगे ने? तो याद रखना वीपी वाडिया जी ने की थी, वीपी वाडिया जी ने। इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था भैया, क्या बोलोगे? इन्होंने बनाया था MLU 1918 में, यानी कि जो आपका साथी मजदूर लेबर यूनियन था, मजदूर लेबर यूनियन, मजदूर लेबर संघ इन्होंने बनाया था। क्या बोलोगे? मजदूर, ठीक है, सॉरी मद्रास मजदूर कह रहा हूँ, क्या बोलोगे? इन्होंने बनाया था लेबर संघ, किसके लिए? मद्रास लेबर संघ, MLU, यानी कि मद्रास लेबर यूनियन। इसी को क्या कहते थे? मद्रास लेबर यूनियन कहते थे, मद्रास लेबर,
मद्रास लेबर यूनियन इसको कहा जाता था। किस वर्ष का है? 1918 का है। और फिर बाद में क्या बनता है आपका, याद रख लेना, 1929 में एक यूनियन बनी थी, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। क्या? इंडियन 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 उसको बोले तो इंडियन ट्रेड यूनियन, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनी थी 1929 में। तो इसको किसने बनाया था आपका, याद रखना, ये बनाई थी वीवी गिरी ने। किसने? वीवी गिरी ने। एक तो ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और बाद में जो विभाजन होके बनी थी, दरअसल में ये विभाजन किसका हुआ था, एक भारत में बनी थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। किस वर्ष में बनी, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, किसका? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, बताओ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, AITU भी इसको कहा जाता है। तो AITU की स्थापना हुई थी 1920 में, और ये की थी आपका किसने? लाला लाजपत राय ने। क्या बोलोगे? लाला लाजपत राय ने। तो जब आपका 1929 का, मुझे बताओ, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाला लाजपत राय ने इसके अध्यक्ष रहे थे, याद भी रख लेना, पहले अध्यक्ष रहे थे इसका। अगर हम आपसे पूछें जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 वाला, कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में। बहुत बढ़िया। तो लाहौर में ये नींव आपका इसमें फूट पड़ गई, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन से एक यूनियन निकली थी, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, जो वीवी गिरी ने बनवाई थी। किसने? वीवी गिरी ने। ये आपको पता रखना है हमेशा। ओके, आगे आगे। HRA के संस्थापक सदस्यों में से कौन शामिल थे? मैंने कहा गांधी जी ने 1 साल का वादा किया, तो गांधी जी से जो नाराज लोग थे, नेताजी लोग, तो नेताजी लोगों ने तो बना ली थी अपनी क्या, स्वराज पार्टी। लेकिन जो छात्र वर्ग था, जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, जो क्रांतिकारी वर्ग था, जो गर्म दल था, उस छात्र वर्ग ने भी क्या किया, छात्र वर्ग ने भी अपना एक संगठन बनाया, HRA। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। पूरा नाम लिखो इसका, क्या है? हिंदुस्तान, सोचा सोचा करो हमेशा, कमेंट जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी कि हिंदुस्तान लोकतांत्रिक, या हम कहें इसको क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक संगठन, या एक संघ था ये। और यही HRA जो बना आपका कानपुर से, इसके बाद में यही HRA क्या बन गया था, जब सरकार ने इसकी गतिविधियों पर बहुत सारी पर रोक लगाई, तो HSRA बन गया था ये 1928 में। 1928 HSRA में क्या था? S वर्ड फॉर सोशलिस्ट। और सोशलिस्ट वर्ड को कौन जोड़ना चाहते थे? तो सोशलिस्ट वर्ड को भगत सिंह जी ने इसके लिए कवायद की थी कि इसमें समाजवादी शब्द को भी जोड़ा जाए, सोशलिस्ट वर्ड को भी इसमें जोड़ा जाए। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो S जुड़ गया इसमें। और ये बना कहाँ पे था HSRA? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। ये बन गया था आपका फिरोजा शाह कोटला में। क्या बोलोगे? फिरोजा शाह कोटला में। अभी हाल ही में एक उधम सिंह मूवी आई थी, आपने देखा था? तो वो किसके थे? HSRA के सदस्य थे, फिरोजा शाह कोटला मैदान दिल्ली में, जिसको वर्तमान में आप क्या बोलते हो? अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है? तो भैया नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, HRA के सदस्यों में कौन कौन संस्थापक सदस्य पूछे, कौन कौन शामिल थे? तो राम भगत सिंह शुरुआत में नहीं थे, बाद में जुड़े थे, क्योंकि देखो भगत सिंह जी का एक संगठन था, भगत सिंह जी का एक संगठन था आपका 1926 का। क्या नाम था उनके संगठन का 1926 का, बताओ? अपना संगठन था उनका 1926 का, इसका नाम था नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा। और नौजवान भारत सभा ये अलग से चला रहे थे, यानी 1926 तक भी ये अलग थे। लेकिन जब वो कानपुर वाला ये हुआ आपका, इसके पहले एक घटना हुई थी, यहाँ पे याद रखना आपको, जिसको हम बोलते काकोरी एक्शन। काकोरी एक्शन कब घटा था? काकोरी एक्शन कब घटा था? तो आप कहेंगे वो घटा था आपका 9 अगस्त 1925 को। इसकी डेट भी याद रखना दोस्त। क्या? क्योंकि आपको पता ही है ट्रेन कहाँ जाती थी, आपका लखनऊ से सहारनपुर ट्रेन जाती थी, ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। और उसको क्या कर लिया वहाँ से भारतीय लोगों ने कि भाई इनसे यहाँ से पैसे प्राप्त करेंगे, 4000 रुपये के करीब प्राप्त किए। पहले उसको काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता था, लेकिन फिर उसमें तब्दील करके, बदलाव करके कि भाई हमारे देशवासियों क्रांतिकारियों ने हमारे लिए किया, तो उसको काकोरी एक्शन कहा जाए, है ना। और सही किया गवर्नमेंट ने, तो ताली बजाओ एक बार सरकार के लिए इसमें, क्या हमारे लोगों के लिए इस तरह से भावनाएं हमेशा जिंदी रखी जाए, जो इस देश के लिए जान देते हैं उनके लिए भावनाएं हमारे दिल में हमेशा जागृत रहनी चाहिए। तो यहाँ काकोरी एक्शन में 4 लोगों को फांसी हुई थी। क्या? 4 लोगों को फांसी। उन 4 लोगों के नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर 4 लोगों को लिए फांसी हुई थी, 4 लोगों को फांसी हुई थी। तो पूछा जाता है भैया किसको फांसी नहीं हुई थी या किसको हुई थी? तो 4 लोग कौन थे? एक तो राजेंद्र लाहिड़ी थे। क्या बोलोगे? राजेंद्र लाहिड़ी थे। दूसरे व्यक्ति थे यहाँ पर अशफाक उल्ला खां।
कौन थे? अशफाक उल्ला खां थे, एक थे ठाकुर रोशन सिंह, और चौथे नाम आपको बताने हैं। ठाकुर रोशन सिंह। मनमथ दास गुप्ता से यहाँ पर गोली चल गई थी, बटुकेश्वर दत्त आदि को इनको सजाएं हुई थी, इन सबको फांसी हुई। तो क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दुआ ने लिखा है आपका राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल थे चौथे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इनकी पंक्तियां अगर तुम बोल दो 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 तो लगा जबरदस्त तरीके से ऊर्जा का संचार हो जाए, एनर्जी एकदम से फ्लो हो जाए। क्या बोलोगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो काकोरी एक्शन हुआ और इसके बाद में फिर ये मर्जर हो गया था। एचआरए और आपका नौजवान भारत सभा ने मिलकर के क्या बना लिया था? एचएसआरए बना लिया था। क्या बना लिया था? एचएसआरए। सरदार उधम सिंह ने देखा ना एचएसआरए को किस तरह से सरकार ने बेखेरा था कि नौजवान लड़के ब्रिटिश सरकार को परेशान कर रहे हैं, तो एचएसआरए पर उन्होंने सारी रोक लगाई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें, जोगेंद्र प्रसाद चटर्जी और सजननाथ सान्याल थे। ओके, ठीक है भैया, आगे आएंगे। एचआरए बाद में किस संगठन में परिवर्तित हो गया? ओहो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। क्या बोलोगे? एचएसआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक, क्या बोलोगे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से वो हो गया था। ठीक है, ये बात याद रख लेनी है। आगे आएंगे। भारत में यहाँ पे दो तीन चीज़ों पर बात हो सकती है, नीचे भी लिखा हुआ था ना, अनुशीलन समिति। नौजवान सभा समझ गए कब बनी? 1926 में बनी, भगत सिंह जी ने इसको बनाया। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो याद रख लेना, ये बनी थी मार्च 1902 में। क्या कौन कौन व्यक्ति थे? एक तो थे पी मित्रा और एक थे बारिंद्र कुमार घोष। क्या बोलोगे? बारिंद्र कुमार घोष, क्योंकि दो संस्थाएं जो पूछी जाती हैं, बारिंद्र कुमार घोष। और बाद में इसी संस्था की एक शाखा बनी थी आपका नवंबर 1905 में। उस शाखा का नाम था दोस्त आपका ढाका अनुशीलन समिति। क्या बोलोगे? ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति जो इसी की एक शाखा थी, और ढाका अनुशीलन समिति की जो साथी आपका, क्या बोलोगे? ढाका अनुशीलन समिति, ये अनुशीलन समिति की शाखा थी, इसकी शाखा थी। ओके, और इसकी जो आपका किसने बनाया था इसको? तो हम लिखेंगे पुलिन दास ने इसको बनाया था। किसने? पुलिन दास ने इसकी स्थापना की थी, पुलिन दास ने। ओके, पुलिन दास ने इसको स्थापित किया था। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक कार्यरत रह सकता है? कब तक रह सकता है बताइए जी? 5 वर्ष से कम रहेगा, 5 वर्ष से अधिक रहेगा, 5 वर्ष से मात्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, या फिर 5 वर्ष तक रहेगा? तो क्या बोलेंगे भैया? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ राज्यपाल जो होता है वो किस आर्टिकल में? राज्यपाल, राज्यपाल किस अनुच्छेद में? तो आप कहोगे भैया वो है आर्टिकल 153 में। किस में होता है? आर्टिकल 153 में होता है। ठीक है, अगर हम पूछे आपसे, जो राज्यपाल होता है वो, राज्यपाल जो होता है, क्या बोलेंगे आपका? यानी ये तो हो गया कि प्रत्येक राज्य के लिए रहेगा। क्या एक राज्य के लिए रहता है राज्यपाल? तो आप कहेंगे नहीं। तो संशोधन कब किया गया था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अमेंड कब किया गया था? तो राज्यपाल 1+ राज्य के लिए रह सकता है। ठीक है, 1+ राज्य के, एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो वो किस में है आपका? वो किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 से ये किया गया था। अब मुझे बताओ, 7वां संविधान संशोधन 1956 से किया गया, मुझे बताओ राज्यपाल भी स्टेट में ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, अध्यादेश, तो किस आर्टिकल से लाते हैं? राज्यपाल का जो अध्यादेश आएगा वो किस आर्टिकल से आएगा? तो इसका जो ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डिनेंस, तो राज्यपाल का जो ऑर्डिनेंस है वो आता है आपका आर्टिकल 213, और प्रेसिडेंट का किससे आता है? आर्टिकल 123 से आता है। प्रेसिडेंट जो पार्डन पावर्स हैं उनके पास में, क्षमा की शक्तियां, वो आर्टिकल 72 में है। लेकिन राज्यपाल के पास में किस आर्टिकल में है जो आपका क्षमादान की शक्तियां हैं? तो राज्यपाल के पास में, गवर्नर के पास में है आपका आर्टिकल आपका 161 में क्या है? क्षमादान की शक्तियां, पावर ऑफ पार्डन्स, क्षमादान की शक्तियां हैं। ठीक है, क्षमादान की शक्तियां हैं, क्षमादान की शक्तियां इसमें बताई गई हैं, क्षमादान की शक्तियां बताई गई हैं। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो क्षमादान की शक्तियों में अंतर क्या क्या है राष्ट्रपति और इसकी में? तो आप कहोगे राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में भैया सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि एक तो आपका जो कोर्ट मार्शल है उसको राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है, और दूसरा क्या है सबसे बड़ा अंतर? क्या बोलेंगे? जो मृत्युदंड मिला हुआ है आपका, मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस, उसको खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, डेथ सेंटेंस को, मृत्युदंड को नहीं, और आपका कोर्ट मार्शल को नहीं। आगे आएंगे। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। क्या राज्यपाल द्वारा चयनित होता है? वो
सेलेक्ट कर लेगा क्या राज्यपाल उसको? आप कहेंगे नहीं यार, जो आपका विधानसभा के चुनाव होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे, विधानसभा के चुनावों में मेजोरिटी जिसको आएगी, विधानसभा में बहुमत का नेता होगा, वो क्या होगा? बहुमत का नेता होगा विधानसभा में। किसमें? विधानसभा में। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होना चाहिए उसका? आपका मेजोरिटी होनी चाहिए। राज्यपाल द्वारा अनौपचारिक औपचारिक नियुक्ति पाता है, हाँ जी, नियुक्ति इसी के द्वारा पाएगा, ठीक है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, हाँ एकदम ये सही है बात। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आर्टिकल 166 में क्या बताया गया है बताओ? 166 में बताया गया है राज्य की सरकार के कार्य, किसके? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके, राज्य की सरकार के कार्य, उसके फंक्शनिंग को बताया गया है। लेकिन मैं पूछूं आपसे, आर्टिकल 167 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 167 में क्या है? राज्यपाल को सूचना देगा कौन? राज्यपाल को सूचना देगा सीएम। राज्यपाल को सूचना देने के सीएम के जो कर्तव्य होंगे, सीएम के कर्तव्य, यानी कि सीएम्स ड्यूटी टू, क्या बोलेंगे? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आपका, टू गवर्नर। अब हम पूछे ऐसे ही केंद्र में क्या प्रधानमंत्री के भी यही आपका, प्रधानमंत्री के भी क्या यही कर्तव्य होते हैं? तो किस आर्टिकल से होते हैं? फटाफट बता दो। प्रधानमंत्री सूचना किसको प्रदान करेंगे? राष्ट्रपति को। ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। तो प्रधानमंत्री किस आर्टिकल से? आर्टिकल बोलेंगे जी, बहुत बढ़िया, आर्टिकल 78। 78 बहुत बढ़िया। 77 नहीं, 77 का तो मतलब है कि जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से हुए माने जाएंगे। 77 तो ये बताता है बच्चों, ओके ठीक है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है? उत्तर क्षेत्रीय परिषद, तो पहले तो मुझे बताओ भारत में क्षेत्रीय परिषद कितनी है कुल? नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं आपसे जोनल काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है, वो कितनी है हमारे यहाँ पर? तो जोनल काउंसिल कहें या रीजनल काउंसिल कहें, तो किस में पूछ रहा? उत्तर में। उत्तर में क्या पंजाब, हरियाणा, यूपी नहीं आएगा, ठीक है, यूपी नहीं आएगा, क्योंकि देखो जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ 5 क्षेत्रीय परिषद है हमारी, तो नॉर्थ में पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, हिमाचल प्रदेश भी इसी में आता है, दिल्ली भी इसी में आ जाता है, जम्मू कश्मीर भी इसी में आता है, जम्मू कश्मीर भी इसी में आता है, लद्दाख भी इसी में आता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है, उत्तरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। तो भैया फिर यूपी अगर उत्तरी में नहीं आता तो कौन सी क्षेत्रीय परिषद में आता है? वो आता है सेंट्रल में, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है। यूपी किस में आएगा? मध्य क्षेत्रीय परिषद में। मध्य क्षेत्रीय परिषद में, यानी कि सेंट्रल रीजनल काउंसिल, सेंट्रल रीजनल काउंसिल बोलते हैं इसको, सेंट्रल रीजनल काउंसिल। इसमें क्या आता है? एमपी आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है, उसके आसपास के यूपी आ गया आपका, यूपी से बना यूके इसी में आता है, छत्तीसगढ़ इसी में आता है। और कभी भी पूछे इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूपी में प्रयागराज में है। कहाँ पर? बहुत पूछा जाता है। मध्य क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर है? मध्य क्षेत्रीय परिषद या उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है, ठीक है। और आपका जैसे कि आपका पूर्वी हो गई, पूर्वी, पूर्वी जो साथी आपका क्षेत्रीय परिषद है, ईस्टर्न, ईस्टर्न रीजनल काउंसिल, ईस्टर्न रीजन काउंसिल, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? झारखंड आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, बिहार। वेस्ट बंगाल किस परिषद में आता है? इसी में आएगा। उड़ीसा किस परिषद में आता है? इसी में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है जी इनका? कोलकाता में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया इनका? कोलकाता में इनका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। पूर्वी के बाद में ऐसे ही आ जाते हैं आपका पश्चिमी। पश्चिमी में आपको अंदाजा लगाना है कौन कौन से बचे, क्योंकि मध्य का अंदाजा हो गया आपको, उत्तर का अंदाजा हो गया, तो पश्चिमी में कौन कौन बचा हुआ है, यानी कि वेस्टर्न रीजन काउंसिल WRC में कौन कौन सा बचा हुआ है। तो पश्चिम में आपको हो गया गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुख्य रूप से बताएं, गोवा हो गया, गोवा, दमन दीव, दमन हो गया आपका, दादरा नागर हो गया, दादरा नागर हो गया। और दक्षिण का समझ गए आपका। अगर मैं पूछूं पश्चिम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पश्चिम का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? पश्चिम का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। दक्षिण का कुछ एक लिखें तो तेलंगाना से लेकर के बाकी सब जो बचे हुए हैं, आपका जो साउथ का रीजनल काउंसिल बनता है, दक्षिण का, उसका हेडक्वार्टर हो जाता है, दक्षिण का हेडक्वार्टर हो जाता है आपका चेन्नई। और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बनी हुई है आपका एक, उत्तर हो गई, मध्य हो गई, पूर्वी हो गई, पश्चिमी हो गई, दक्षिण हो गई, पांचवी। और एक बनी हुई है आपका पूर्वोत्तर परिषद। किस वर्ष में बनी थी? नॉर्थ ईस्ट के लिए पूर्वोत्तर परिषद 1971 में।
कब बनी थी? पूर्वोत्तर परिषद बनी थी 1971 में, ठीक है। इसमें क्योंकि आपका 2002 में इसमें अमेंड किया गया था, 2002 में संशोधन करके उन्हीं 7 जो 7 सिस्टर हैं, तो क्या कर दिया गया था, 7 सिस्टर के साथ में यहाँ पर सिक्किम को भी जोड़ दिया गया था। किसको? सिक्किम को भी जोड़ दिया गया था। क्या बोलेंगे? 7 सिस्टर के साथ में सिक्किम को भी। और कभी भी पूछे पूर्वोत्तर परिषद का हेडक्वार्टर, बहुत पूछा भी जाता है, तो आप कहेंगे शिलांग में है। शिलांग किस स्टेट में है? किसकी राजधानी है शिलांग, एक बार बताइए। शिलांग किसकी राजधानी है? तो आप कहोगे भैया मेघालय की राजधानी है। किसकी? मेघालय की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख बी 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 में क्या है? देखो, अगर विशेष राज्यों की हम बात करते हैं, ये क्या है आपका स्पेशल प्रोविजंस है कुछ, तो स्पेशल प्रोविजंस महाराष्ट्र के लिए 371 में है। किस में है? 371 में। बी फॉर भाई, भाई आएंगे आज शाम को। क्या बोलोगे? बी 371 बी, भाई आएंगे आज शाम को। नागालैंड, नाग आ गया, नाग आ गया, 371 ए है ये, 371 ए। मणिपुर की अगर हम बात करें आपसे, मणिपुर, तो मणिपुर तो हर कोई मणि को क्या करना चाहता है? चुराना चाहता है। कैट, कैट से याद रख लेना, कैच करना चाहता है। 371 डी प्लस ई किसके लिए है? दे, दे का मतलब क्या है? अंधा, अंधा का मतलब आंध्र प्रदेश। कोई अंधा व्यक्ति आया है, तो अंधा व्यक्ति आया कोई, ठीक है, तो उसके लिए उसको तेल दे दो, ठीक है, तेलंगाना। दे, डी ई 371 एफ में क्या है बताओ? एफ फॉर फ्रूट। फ्रूट चाट कैसे खाते हो शादी में जाके? भैया सिक्किम से, यानी किसे? सीख से खाते हैं, स्टिक से खाते हैं। 371 ई एफ जी, जी लग रहा है आपको? भैया मजे आ रहे हैं, लिखो एक बार, मजे आ रहे हैं। जिसने मजे ले लिए पढ़ते टाइम, तो वो उसको आसान हो जाता है। एक पैनिक कर लेता है खुद को, पैनिक करने वाले को कुछ नहीं मिलता, वो बस अटका पटका सा रहता। अरुणाचल प्रदेश, ना खुश हो पाता, बिंदास रहिए, बिंदास। एच, होम गए कौन? अरुण और आंचल शादी के बाद में। क्या बोलोगे? होम गए अरुण और आंचल शादी के बाद में। 371 एच, 371 आई, आई कहाँ आई वो घूमने, बताना। वो आई भैया गोवा घूमने, ठीक है, गोवा घूमने। 371 जे, 371 जे बताओ, जे किसके लिए? जे, जे नाटक करती है। क्या बोलोगे? कर्नाटक, ठीक है। जे का बोलेंगे आपका नाटक हो गया। एच से अरुणाचल हो गया, आई से गोवा हो गया, और 371 जे में क्या हो गया आपका? कर्नाटक हो गया। एक और आता है इसमें राज्य कोई सा, कर्नाटक, बताओ जी, बोलो फटाफट से। कर्नाटक के साथ में एक और आता है, शायद हैदराबाद है, उसको देखना एक बार आप, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान क्या वाराणसी में है? आप कहोगे हाँ जी। कहाँ पर है? वेजिटेबल के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण जो आपका सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्या वो से आपका श्रीनगर में? नहीं, गलत बात हो जाएगी, क्योंकि उपोष्ण का है लखनऊ में। कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है दोस्त। कहाँ पर है? लखनऊ में, ये लखनऊ में स्थित है। और श्रीनगर में है आपका, अगर इसको हम बोलते शीतोष्ण के लिए, किसको? शीतोष्ण के लिए अगर हम पूछते तब हम कहते शीतोष्ण। यानी कि अगर मैं आपसे पूछ लेता सेंट्रल 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 टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर शीतोष्ण को पूछते तो श्रीनगर कहते, ठीक है, शीतोष्ण को। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। गन्ने के लिए कहाँ पर है? क्या लखनऊ में है? हाँ जी, लखनऊ में। और किस किस के? दलहन के लिए कानपुर में। हाँ जी। आपसे यहाँ पर चीनी का भी पूछ ले कभी, सरकरा का, तो कहाँ पर है आपका? कानपुर में है, कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में है। अब हम आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी कि नेशनल नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है बताओ जी? पोषण संस्थान, क्या बोलोगे? ये भैया हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। इसको बोलते हैं नेशनल न्यूट्रिशन, क्या बोलोगे? नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, एनएनआई बोलते हैं, एनएनआई। एक पूछा जाता है आपसे नीरी कहाँ पर है? नीरी, नीरी, नीरी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बताओ। नीरी है आपका भैया, नीरी कहाँ पर है? नागपुर में है। नागपुर बोले तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? नीरी, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नीरी का मतलब क्या होता है? तो बोलें जरा फटाफट से। नेशनल एनवायरमेंटल, नेशनल एनवायरमेंटल, नेशनल एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको हम बोलते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहते हैं, ओके। और ये कब स्थापित हुआ था? 1958 में, 1958 में, ये भी याद रखना, 1958 में, ठीक है। आप मुझे बताओ चावल के लिए कहाँ पर है? राइस के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो चावल को अगर कच्चे चावल खाएंगे क्या करेगा? कट 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 कटक
कटक कहाँ पर पड़ता है आपका? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। आलू के लिए बताओ, पटैटो के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो पटैटो के लिए है आपका शिमला में। कहाँ पर है? पटैटो के लिए आपका शिमला में स्थित है। कपास के लिए बताओ कौन पास करेगा? अरे भैया कोई पास नहीं कर सकता, रास्ते में नाग बैठा हुआ है, नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में है। आलू के साथ शिमला मिर्च की सब्जी बनाना है ना, किसी और की बनाओगे ऐसा शहर नहीं मिलेगा। अनार के लिए बताओ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? पोमीग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो सोलापुर में है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? वो सोलापुर में है, महाराष्ट्र में। मूंगफली के लिए बताओ ग्राउंड नट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो मूंगफली के लिए है आपका जूनागढ़ में। कहाँ पर है? जूनागढ़ में है, गुजरात में। कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। वन के लिए बताओ मुझे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोलो जी। वन, वन कैसे करने हैं हमको? वन करने हैं हमको दूने, देहरादून। क्या बोलोगे? वन के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में है। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है, गोल्डन रिवॉल्यूशन, एक एक शब्द जो पेन से लिख लिया, लिख के दिखाओ, पी बनाओ, लेटर पी, प्रॉमिस। भैया आप जो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आप हमको बस कंटेंट प्रोवाइड कर देना, हम उसको तैयार करने की जिम्मेदारी कॉर्नर टू कॉर्नर लेते हैं, एंगल टू एंगल लेते हैं, और दिल से हम उसको तैयार करेंगे। ठीक है, दिल से तैयार करेंगे, ये प्रॉमिस है। आपका प्रॉमिस मुझ तक पहुंचेगा, वो मुझे ताकत देगा दोस्त, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप एग्जाम में सबसे ज़बरदस्त परफॉर्म करके आएंगे। ये एक भाई का आपसे वादा है। जैसे कि एक घर में एक मेंबर के लिए सक्सेस का मीनिंग होता है, उस घर की चार दीवारी के भीतर एक इंसान के लिए उस शब्द को कोई कीमत होती है कि मेरे घर का बच्चा सेलेक्ट होगा। तो मेरे दोस्त तुम ये महसूस करना, तुम मेरी उस चार दीवारी के मेरे भाई बहन हो, और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि भविष्य में हम वो रोशनी है उसको पैदा कर पाएँ, उस लाइट को हम वहाँ पैदा कर पाएँ जहाँ उसकी सही मायने में ज़रूरत है। तो उसी प्रयासों में लगे हुए हैं, और वो कामयाब उसमें हम होते भी आए हैं, और उम्मीद करेंगे आप भी मेहनत करेंगे हमारे साथ तो हम होते रहेंगे। ठीक है, पी प्रॉमिस, ओके। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ये आपका हॉर्टिकल्चर से है, हॉर्टिकल्चर से। तिलहन से कौन सी क्रांति है बताओ? ऑयल सीड, ऑयल सीड। पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन है पीली क्रांति। पीली क्रांति के दादा बताओ जनक कौन से हैं? तो पीली क्रांति के जनक आप बताओगे दादा, सैम पित्रोदा हैं। क्या बोलोगे? सैम पित्रोदा हैं। दीदी आप बताओ, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा हमारा, हमें बताओ लाल क्रांति के जनक कौन से हैं? इस आंसर को दीदी देंगी बस, दादा नहीं देंगे, दीदी ओनली। लाल क्रांति के कौन से है आपका? लाल क्रांति है आपका किससे? मीट से है, टमाटो से है, टमाटो टमाटर से है, और इसके जनक हैं विशाल तिवारी जी। कौन थे? विशाल तिवारी जी थे। देख लेना तुम दादा दीदी सही आंसर देती हैं या नहीं। दूसरा मुझे बताओ आप, गुलाबी क्रांति। क्या बोलोगे? गुलाबी क्रांति यानी कि आपका पिंक रिवॉल्यूशन, ये साथी आपका किससे है? ये ऑनियन से है, जो श्रिम्प होती है, झींगा मछली। क्या बोलोगे? जो झींगा मछली है। और कौन है इसके? दुर्गेश पटेल है। कौन है? दुर्गेश पटेल। अरे वो हरी क्रांति और वो सफ़ेद क्रांति तो सबको पता है। ठीक है, आप मुझे बताओ प्रोटीन क्रांति, प्रोटीन क्रांति के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ प्रोटीन रिवॉल्यूशन? तो इसके हैं नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। कौन बोलेंगे? नरेंद्र मोदी हैं और अरुण जेटली हैं। ये किसके लिए है? हाइयर प्रोडक्शन के लिए है। किसके लिए? हाइयर प्रोडक्शन, जो न्यूट्रिशन का है। अच्छा मुझे बताएं आप, जो साथी सिल्वर रिवॉल्यूशन है, रजत क्रांति, रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो वो है आपका एग यानी कि अंडा उत्पादन, और साथ में आपका जो मुर्गी उत्पादन होता है, मुर्गी उत्पादन होता है। आप मुझे बताएं सिर्फ ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? ग्रे, जिसको भूरी क्रांति भी हम कहते हैं, तो ग्रे क्रांति आपका फर्टिलाइजर से, उर्वरक से संबंध है उसका, उर्वरक से संबंध है। गोल क्रांति का बताओ किससे संबंध है? तो गोल क्रांति है पटैटो से, यानी कि आलू से संबंधित है। किससे? आलू से। और काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है आपका, कृष्ण क्रांति, तो ये है आपका बच्चों पेट्रोलियम से। किससे? बोलेंगे मेरे भाई ये पेट्रोलियम से स्थित है। किससे है? पेट्रोलियम से उसका अर्थ है, पेट्रोलियम से उसका संबंध है, पेट्रोलियम से उसका संबंध है। आगे आएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि क्रम में लगाना है, उसको क्रम में लगाना है। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से। सर प्लीज हेल्प मी, माय ब्रदर यूपीएससी पेपर देने शिमला गए थे बट कल से अभी तक मिल नहीं रहे हैं। माय बिग ब्रदर मिसिंग हेल्प। तो मैं कैसे
उनका कोई फ़ोटो वगैरह भेजो दोस्त, मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकता हूँ इंस्टाग्राम पे। ये कर सकता हूँ मैं हेल्प आपकी, है ना। उनका फ़ोटो भेजना, लेकिन मुझ तक कैसे भेजेंगे, है ना। तो आप अपना नंबर भेजो एक बार लिख के यहाँ पर। शुभम भाई देखना, ये नंबर देते हैं अपना तो। ओके, फिर उनसे कनेक्ट करके वो फ़ोटो मंगा लेना। ये कर सकते हैं, बाकी लोगों से उसको करवा देंगे। ये हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। सीटू यादव यही नंबर है ना, बाकी किसी का मत लेना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मगरमच्छ के लिए भारत में साथी बचाने के लिए जो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट चला था वो कब चला था? 1975 में, 1975 में। हाथी परियोजना बहुत पूछी जाती है भैया, 1900, अच्छा लिखा हुआ है, ये तो ईयर तो लिखा हुआ है 1975, 1992। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है आपका। वन महोत्सव 1950 का है। तो फिर क्रम में क्या रह गया इसमें लगाने के लिए? तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, है ना। नहीं, 4 3, 4 4 3 1 2, ये तो सीधे क्रम में लगे हुए हैं। ईयर इन्होंने गलत डाल दिए, ईयर इन्होंने गलत डाल दिए भैया। ईयर लिख गए गलती से, है ना। आंसर ही लिखा हुआ है इसमें। अच्छा मुझे बताओ, चलो बाकी पूछ लेते हैं इसमें। बाकी क्या पूछेंगे इसमें? बाकी आपसे पूछेंगे हम, कस्तूरी मृग के लिए बताओ, कस्तूरी मृग के लिए कब चला था आपका? कस्तूरी मृग के लिए आपका चला था, कस्तूरी मृग के लिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा नहीं आ जाए, 1970 में। मुझे बताओ वाइल्ड लाइफ के लिए कब चला था? वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण, वन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये चला था दोस्त आपका 1972 में, 1972 में। लाल पांडा के लिए बचाने के लिए कब चला था? रेड पांडा कंजर्वेशन प्रोग्राम लाल पांडा के लिए चला था 1990 में। वल्चर के लिए कब चला था? गिद्ध के लिए, गिद्ध संरक्षण प्रोग्राम गिद्ध के लिए चला था आपका, गिद्ध के लिए था 2006 में। क्या बोलोगे? 2006 में। अच्छा मुझे बताओ आपका हिम तेंदुआ के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए कब चला था? स्नो लेपर्ड के लिए चला था आपका 2009 में। आपको मुझे बताना है कि आपको आपको बताना है मुझे, प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट डॉल्फिन बताओ। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या बोलेंगे? भेजा उन्होंने फोटो। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ आपका? ये हुआ आपका 2021 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या बोलेंगे? 2021 में शुरू हुआ है, 2021 में शुरू हुआ है। ठीक है, 2021 में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? हाफलोंग हिल स्टेशन बताओ जी। सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में या फिर असम में है? तो असम में है हाफलोंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्किम में सबसे चर्चित है गंगटोक, क्या जिसको गैंगटोक भी कहा जाता है, गंगटोक, गंगटोक। अब मुझे बताओ मसूरी कहाँ पर है? मसूरी, देहरादून, तो ये कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में स्थित है। और इनकी हाइट भी पूछ ली जाती है, लगभग बराबर बराबर है। मसूरी 2006 मीटर पर है, कितने पे? 2006 मीटर ऊंचाई पर है, लगभग बराबर के हैं। दार्जिलिंग कहाँ पर है बताओ? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ पर है साथी आपका? तो दार्जिलिंग है आपका वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और आपका शिमला कहाँ पर है? तो शिमला आपका हो गई हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ऊटी बताओ, ऊटी कहाँ पर है? ऊटी, ऊंची नहीं, ऊटी, ऊटी बताना है। ऊटी कहाँ पर है साथी आपका? तो ऊटी आप कह देंगे ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। लेंस डाउन बताओ कहाँ पर है? आप मुझे बताओ लेंस डाउन कहाँ पर है? लेंस डाउन ये घूमने की जगह है आपका, हिल स्टेशन है। लेंस डाउन, लेंस डाउन कहाँ पर है? तो हम अपनी शादी के बाद घूमने जाना है ना, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है आपका। रानी खेत, रानी खेत कहाँ पर है? ये भी आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। कसौल कहाँ पर है? कसौल, कसौल है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और कौन कौन से यहाँ पर? सोलन है, सोलन, सोलन वैली, डलहौजी, यहीं पे भीड़ लगी रहती है वहाँ पे, सोलन में ही। सोलन है, डलहौजी है, ये कहाँ पर हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। अच्छा हमें आप बताओ महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं घूमने के लिए हिल स्टेशन? खंडाला, हाथी का खंडाला, क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? खंडाला है आपका। और महाबलेश्वर है, जैसे एमपी में ऐसा स्थित है आपका, पंचमढ़ी स्थित है। और साउथ के मैंने आपको बताया था केरला के, बताओ कौन कौन से हैं? केरला का बताओ, केरला का कौन सा है आपका हिल एरिया? केरल का कौन सा हिल एरिया, ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर करो, फटाफट से। खंडाला है भैया, महालेश्वर है, महाबलेश्वर है। ठीक है, बोलो भाई। सर हमें भी फोटो दिखाइए, हम भी कुछ हेल्प कर सकते हैं। बच्चों वो दिखा देंगे, अपनी स्टोरी पे लगा देंगे हम इंस्टाग्राम की में। ठीक है, उसको देखते हैं कई लाख लोग, तो फिर वहीं से जिन छात्रों को वो शेयर करना होगा तो वो कर देंगे वहाँ से, है ना।
आती क्या खंडाला, बोलो भी फटाफट से। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो हिंदू वृद्धि दर, ये जगदीश भगवती कौशिक बसु का है आपका, या राजकृष्णन इसको जाने जाते हैं। 1970 के दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनडीसी किसको बोलते हैं? नेशनल डिफेंस काउंसिल को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को? तो आप कहेंगे जी भैया एकदम से सही है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद, फटाफट से बताओ, जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी वो किस वर्ष में स्थापित की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई आपका दोस्त, इसकी डेट भी बहुत पूछी जाती है, याद रख लेना, ये 6 अगस्त 1952 को स्थापित की गई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो याद रख लेना, पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थन में, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना के समर्थन में, इन सपोर्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, समर्थन में कौन अध्यक्ष होता था इसका? बच्चों एक क्वेश्चन बताइए मुझे, इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो इसके अध्यक्ष होते थे पीएम। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका इसका? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन बनता है, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक इसकी कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी इसकी 1952 में। अच्छा, जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन जैसे आप फेस करते होंगे प्रैक्टिस सेशंस में या अपने मॉक में, तो सुधार आ रहा है धीरे धीरे, मुझ तक वो सूचना पहुंचाओ, वो सुधार आ पा रहा है या नहीं? धीरे धीरे 1% का, 2% का, धीरे धीरे आप देखोगे 3 4 5 प्रश्नों के सुधार पर आप पहुंचेंगे और फिर धीरे धीरे आपका जो है अप्रोच बढ़ता जाएगा। और जब हम अंत में होंगे साथी और आप करते रहेंगे तो आपको एक अच्छे स्तर का अपने आप को बूस्ट करके जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो आपको आएगा, ठीक है। दिखाएंगे, निम्नलिखित में से स्वच्छ भारत मिशन के विषय में क्या सही है वो बताएं। स्वच्छ भारत मिशन के विषय में क्या सही है, ठीक है, बोलेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से स्वच्छ भारत मिशन के विषय में क्या सही है? 2 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया इसको। उत्तर पूर्वी राज्य इस मिशन के हिस्से नहीं है, इसे संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। किसके लिए है? इसे संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया, संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन? इसकी डेट बताओ। तो गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को भैया इसको लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है, संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या बोलेंगे? आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी आपका, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही आपका भारत को, इंडिया को ओडीएफ घोषित किया गया था। ओडीएफ का पूरा नाम बताओ क्या होता है? तो क्या होता है? ओपन डिफेकेशन फ्री होता है, यानी कि खुले में शौच मुक्त। तो इंडिया को ओडीएफ जो साथी घोषित किया गया, ये किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था इसको आपका 2 अक्टूबर 2019 को, यानी कि पूरे 5 वर्ष में इस लक्ष्य को पाया गया, पूरे 5 वर्ष में। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू हुआ फिर? तो इसके 2 वर्ष के बाद में, वो 5 वर्ष में और 2 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू हुआ? 2.0, तो 2.0 ये शुरू हुआ आपका 2021 में। और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चला था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता, सेंट्रल रूरल ग्रामीण स्वच्छता, रूरल स्वच्छता कार्यक्रम, क्या बोलोगे इसको? स्वच्छता कार्यक्रम, यानी कि आपका इसको हम बोलेंगे सेंट्रल रूरल हाइजीन प्रोग्राम। ये कब चला था आपका? तो ये चला था 2000 नहीं, 1986 में। क्या बोलोगे? 1986 में, 1986 में ये शुरू हुआ था, 1986 में, 1986 में शुरू किया गया था। भाई संपूर्ण भारत पर हुआ था, तो उत्तर पूर्वी राज्य इसके हिस्से नहीं है तो बेकार की बात है। केवल ग्रामीण क्षेत्र नहीं, संपूर्ण भारत पर, तो शहरी भी और ग्रामीण दोनों ही हिस्से इसमें शामिल हैं। आगे आएंगे सर, न्यू बुक कब आएगी? यूपी पुलिस की न्यू बुक्स, यूपी पुलिस की बुक्स आई नहीं है अभी, आ तो गई, पिछली 10 को आ गई थी ना। यूपी पुलिस की बुक तो आ चुकी दोस्त, ठीक है। अब आपको उनको बुक सेलर से कनेक्ट करना होगा, बुक सेलर से उसको लेना चाहिए तुमको। याद रखना, जीएस की जो किताब है कितनी तारीख को आएगी, लिख के बताओ। कंप्लीट जीएस बुक, थ्योरी बुक
और उसको अपनी टेबल का हिस्सा बनाना, आप भविष्य के लिए आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसको आपको थ्योरी में जीएस को पढ़ना है ना, क्रमवार तरीके से पढ़ना है, और आपका क्योंकि सबसे बेहतर तरीका होता है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके हैं आपके वन लाइनर आपका फॉर्मेट में आपको मिल जाएं, वो है ना, मतलब क्रम से मिल जाएं, अच्छे से मिल जाएं और टॉपिक वाइज मिल जाएं। ओके, 10 को फिर ठीक है, 10 को आएगा। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य शब्द कब अस्तित्व में आया? सतत विकास शब्द, सतत विकास शब्द, लक्ष्य नहीं, सतत विकास शब्द, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक वर्ड बना है जिसकी मैं बात कर रहा था, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी बनता है, एसडीजी। तो ये कब आया था आपका अस्तित्व में? तो 1987 में आया था, 1987 में। कौन सी रिपोर्ट आई थी 1987 में? ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी, ब्रटलैंड, ब्रटलैंड रिपोर्ट में ये सामने आया था, ब्रटलैंड रिपोर्ट में ये क्या आया था? सामने आया था, सामने आया था, ठीक है। और याद रख लेना यहाँ पे अगर हम बात करें आपसे सतत विकास लक्ष्य, इसके लिए हम जोड़ सकते हैं, क्या बोलोगे? जो आईयूसीएन है, आईयूसीएन, आईयूसीएन जानते हो? पहली बात तो ये बताओ मुझे। तो आप बोलोगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या बोलोगे? फॉर कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर यानी क्या बोलेंगे इसको? बोलो भाई। अंतर्राष्ट्रीय संघ, किसके लिए? आपका प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है गिलांड में। कहाँ पर है? गिलांड में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी आईयूसीएन की? आईयूसीएन की स्थापना हुई थी आपका 1948 में, 1948 में। लेकिन इसका जो नाम आईयूसीएन हुआ ये 1956 से हुआ, 1956 से हुआ, ठीक है। तो ये आईयूसीएन की जो साथी आपकी आईयूसीएन की जो संरक्षण नीति थी, संरक्षण नीति थी, उस आईयूसीएन की संरक्षण नीति में ये शब्द था आपका सतत विकास। और यूएन जो होता है वो अक्सर अपने एजेंडे जारी करता रहता है, जैसे यूएन के, यूएन का हेडक्वार्टर बताओ कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। तो यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, सभी जानते हो। तो ये जो यूएन है आपका, यानी कि संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र है, ये अब तक याद रख लेना, अब तक आपका, अब तक 17 एसडीजी घोषित कर चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका घोषित कर चुका है। जैसे कि भाई हमें दुनिया की जनसंख्या को रोकना है। आपने एजेंडा 21 पढ़ा है कभी? एजेंडा 21 यूएन का आप पढ़ना, आप हतप्रभ रह जाओगे। दुनिया का भविष्य में क्या होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा तुम्हें समझ में आएगा। एजेंडा 21 को पढ़ना। तो अब तक जो है टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो आपका कितने हैं? वो 17 हैं, वो 17 हैं। तो पहली बार ये आईयूसीएन के शब्दों में ये शब्द मिले थे, आईयूसीएन की जो आपका कंजर्वेशन पॉलिसी थी, संरक्षण नीति थी, उसमें सतत विकास शब्द मिला था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? बोलेंगे कौन सा कथन है जो असत्य है? क्या बोलेंगे? जी का मान, गरीबी उन्मूलन कह रहे हो, कुछ और भी उन्मूलन करेगी दुनिया, कुछ और भी उन्मूलन करेंगी दुनिया की सरकारें भविष्य में चल के, ठीक है। बोले में फटाफट से बोलेंगे, निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर बिल्कुल होगा, एच पर इफेक्ट पड़ेगा। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ओके, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता नहीं है जी। किस पर निर्भर करेगा? आपका वस्तु के, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ये सही है, ये भी सही है, और ये क्या है? ये भी सही है, ठीक है। क्या बोलेंगे? पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान परिवर्तन होता है, एकदम ठीक है, बी गलत हो गया। अच्छा, अगर रोटेशन स्पीड है, जैसे घूर्णन गति है, पृथ्वी अपना घूर्णन कर रही है, सब जानते हैं इस बात को, तो हाँ जी, तो घूर्णन गति अगर बढ़ जाए तो जी का मान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर घूर्णन गति कम हो जाएगी तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम आपसे पूछे चंद्रमा पर जी की वैल्यू कितनी है, एक क्वेश्चन जैसे हम आपसे हमेशा हर प्रैक्टिस सेशन, हर सीरीज में मैं आपसे पूछता हूँ, यदि किसी, मुझे बताना, यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अर्थात जो मास है आपका m, वो आपका कहाँ पर? अर्थ पर, अर्थ पर तो है, ऑन अर्थ है वो आपका 600 किलोग्राम, तो वो मून पे जाके कितना रह जाएगा? बताओ भी फटाफट से, मून पे जाके कितना रह जाएगा? तो हमेशा सबका आंसर यही आता है, जिसमें से ज़्यादातर आपका रहेगा, बहुत कम अच्छे बच्चे इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो जिन्होंने लिखा सेम,
वो एकदम से ठीक हैं। सेम क्या रहेगा, मून पे जाके क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान है, और द्रव्यमान एम जो है वो कभी चेंज नहीं होता, एम नेवर चेंज, एम नेवर चेंज। अंतरिक्ष में ले जाओ तब भी एम वही रहेगा, स्पेस में तुम्हारे घर ले जाओ, उनके घर ले जाओ, अपनी वाली मतलब उनके घर ले जाओ, ठीक है, तब भी वही रहेगा। तो ये कभी चेंज नहीं होता, डब्लू चेंज हो जाता है, डब्लू। अगर मैं पूछूं बाहर, बाहर अर्थ पर तो है, डब्लू जो है, डब्लू वो अर्थ पर 600 है, 600 है, तो वो मून पे जाके कितना हो जाएगा, 1/6 रह जाएगा, तब ये 100 केजी रह जाएगा, 100 केजी रह जाएगा। क्या बोलेंगे? तो द्रव्यमान किस में नपता है आपका, क्या ये रह जाएगा केजी में? तो आप कहेंगे नहीं भैया, क्योंकि द्रव्यमान जो है आपका वो केजी में होता है, तो केजी की चीज़ तो कभी बदल ही नहीं सकती। तो जो बाहर होता है वो किस में नपता है, न्यूटन में। किस में नपता है? न्यूटन में नपता है, न्यूटन में। तो बाहर डब्लू बराबर होता है एम इंटू जी। तो एम तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जी चेंज होने की वजह से वो हो जाता है। डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी। थम्स अप करो, बात समझ में आई? तो कभी भी एम को चेंज मत करना, डब्लू चेंज होगा, बड़े ध्यान से पढ़ना, गलती हो जाती है उसमें। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की बढ़ जाए, हाइड्रोजन किसी के साथ ऐड हो जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए किसी के साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या ऑक्सीडेशन बोल देंगे उसको? नहीं, ये ऑक्सीडेशन में तो भैया ऑक्सीजन प्लस होगा ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन इसमें क्या होगी, ग्रहण हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये होगी, ऑक्सीकरण में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ग्रहण हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन का होगा त्याग। और तीसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाएगी। जैसे ही हाइड्रोजन का त्याग होगा तो इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाएगी। तो फिर क्या बचता है, फिर आपका अपचयन बचता है। तो इसका उल्टा कर दो, हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन का त्याग कर देगा, और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, रेडॉक्स में क्या होगा, रेडॉक्स में दोनों को मिला दो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचरण दोनों साथ हो जाएं। ऑक्सी ऑक्सी ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण के साथ में आपका अपचयन क्या हो जाए, दोनों साथ में हो जाएं। दोनों क्या हो जाएं, दोनों साथ में हो जाएं, दोनों साथ में। ठीक है, आगे आएंगे। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च के जटिल अणु को, यानी कि जो स्टार्च है आपका मंड, उसमें जो साथी जटिल अणु है आपका, उसको सरल सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? कौन सा एंजाइम है जो सलाइवा में आपका कॉम्प्लेक्स स्टार्च को एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल में बदल देगा? तो क्या लार बदल देगी आपका? लार में जो एमाइलेज है, बिल्कुल लार में जो एमाइलेज है वही बदलेगा। जो लाइपेज है ये क्या करेगा, लाइपेज इसके लिए होता है आपका, उसको बोलते हैं आपका उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं उनको, जो आपका स्पीड को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको बढ़ा देता है, किसी गति को, अभिक्रिया की गति को जो बढ़ा दे, ठीक है, उसको एनहेंस कर दे। पैप्सिन जो होता है, पैप्सिन क्या करता है? पैप्सिन बहुत आसान है, पैप्सिन इसको प्रोटीन को, किसको, जो प्रोटीन आपने आपका मतलब ग्रहण किया, उस प्रोटीन को पैप्टाइड्स में कौन तोड़ता है? वो यही तोड़ता है, प्रोटीन को पैप्टाइड्स। क्या बोलेंगे? प्रोटीन को ये पेप्टाइड्स में तोड़ता है, चेंज कर देता है, ऐसे समझ लीजिए। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन ये साथी आपका प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। और मुझे बताओ, जब हमने किसी चीज़ का पाचन कर लिया प्रोटीन का, जैसे कि पाचन के बाद जो प्रोटीन है, पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो किस में चेंज हो जाता है? प्रोटीन आपका वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। बोलो भाई हाँ, अमीनो अम्ल जो होते हैं वो कितने, अमीनो अम्ल मुझे बताओ कितने से मिल के बना होता है ये अमीनो अम्ल? मुझे बताओ फटाफट से, कितने से मिल के बनता है एलिमेंट से? तो क्या बोलेंगे उसको? 20 तरह के, 20 तरह के। कितनी तरह के होते हैं? 20 तरह के। बहुत शानदार, आगे आए भैया। निम्न में से कौन सा अंग है जो पित्तरस स्त्रावित करता है? फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल जूस। पित्तरस कहाँ से निकलेगा? वो यकृत से निकलेगा। किससे? यकृत से, लीवर से निकलता है। लीवर कहाँ पे स्थित होता है बताओ? ये किसके नीचे होता है? डायफ्राम के नीचे। पहले तो इसकी स्थिति से क्वेश्चन आ जाता है, किससे? डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। और मुझे बताओ ये सबसे बड़ी ग्लैंड है या नहीं है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे जो साथी बिगेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है? तो बिगेस्ट ग्लैंड है आपका यकृत, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्या यकृत, मुझे बताओ, डायरेक्टली भोजन के डाइजेशन में, किसी भी खाने को हम खा रहे हैं उसके डाइजेशन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा? आप कहेंगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पित्तरस जो काम करता है, जो आपका बाइल जूस होता है, बाइल जूस, बाइल जूस का काम क्या होता है कि जो आपने आहार नाल है, जो आपका फूड पाइप है, उस फूड पाइप में जो अम्लीय
अम्लीय भोजन है, अम्लीय एसिडिक भोजन है, उसको किस में चेंज कर देता है, अम्लीय भोजन को आपका ये साथी उसको अल्कलाइन नेचर में बदल देता है, क्षारीय, क्षारीय भोजन में क्या कर देता है उसको, क्षारीय भोजन में उसको बदल देता है। कौन, बाइल जूस, जो आहार नाल में स्थित है, ठीक है। फिर आपका यकृत में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें जो पित्त रस होता है, मुझे बताओ, ये क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, पित्त रस की जो पीएच वैल्यू होती है, एक दिन पीएच से सारे सवाल कराएंगे आपको, पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.6 से 7.7 होती है। और कैसे रंग का होता है बाइल जूस, तो ये भी पूछा जाता है, ये आपका ग्रीन येलोइस होता है, हरे पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। इस पित्तरस में कोई आपका कोई, याद रखना, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, कोई पाचक एंजाइम इसमें नहीं होता, कोई पाचक एंजाइम, कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है इसमें, ठीक है। बस इसका इतना काम होता है कि ये क्या करता है, जो भोजन में स्थित आपका बैक्टीरिया है उसको नष्ट कर देता है, खराब को, और वसा को क्या कर देता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, ठीक है, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ वसा ये कर देता है, याद रखना, वसा का पाइसीकरण। तो कभी भी पूछा जाए वसा के पाइसीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है, वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन बाय बाइल जूस, ठीक है भाई साहब, थम्स अप करो जी भैया, समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, भैया मैंने एक दिन आपको बताया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज कब शुरू हुआ था, 2005 में ये शुरू हुआ था, 2005 में शुरू हुआ था। पहली इंडियन कौन थी इसको पाने वाली, 2022 में, 2022 में ये मिला था गीतांजलि श्री को, किसको, गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इन्होंने किताब लिखी थी रेत की समाधि, रेत की समाधि, जिसको एक आपका इंग्लिश लेखिका थी डेजी रॉकवेल, डेजी रॉकवेल ने उसको किस में चेंज कर दिया था, टॉम्ब ऑफ सैंड में, इंग्लिश ट्रांसलेशन से। लेकिन अभी कन्नड़ भाषा के लिए आई हैं हार्ट लैंप में, और हार्ट लैंप जिसमें कितनी कहानियां हैं, आपका 12 स्टोरीज हैं, 12 कहानियां हैं, 12 कहानियां हैं। और याद रखना, इस हार्ट लैंप की जो लेखिका हैं वो हैं आपका कौन, बानू मुस्ताक, बानू मुस्ताक, इन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में लिखा है, बानू पुस्ताक। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, इंग्लिश अनुवाद, क्योंकि ये तो कन्नड़ की बुक है, तो कन्नड़ कहाँ पे बोली जाती है, कर्नाटका में, तो इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन किया है वो किया है दीपा भास्ती ने, क्या बोलोगे, दीपा भास्ती ने। और इस काम के लिए जो उनको अवार्ड मनी मिली है, तो वो अवार्ड मनी कितनी है, वो है लगभग 52 लाख रुपए, क्या बोलोगे, 52 लाख रुपए इनको मिली है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें जी। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता, कौन से नंबर का वुमेन प्रीमियर लीग था, ये बताओ, अभी अभी हुआ था ना इससे पहले, वुमेन प्रीमियर लीग कौन से नंबर का था साथी ये, तो ये आपका दिल्ली कैपिटल ने जीता है 2023, कितने बोलेंगे भैया, 2023 में पहला हुआ था, 2023 में, ये 2024 में, 2025 में, और तीनों के तीनों में भैया आपका खिताब किसने जीत लिया है, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, इस बार का जीता मुंबई इंडियंस ने। तीनों बार हारी है भैया, तीनों बार दिल्ली कैपिटल्स, तीनों बार फाइनल में, तीनों बार क्या गई है ये, फाइनल में पहुंचे तीनों बार। यानी 23 का फाइनल भी कौन हारी, दिल्ली कैपिटल, 24 का भी, 25 का भी। 23 में पहले वुमेन प्रीमियर लीग का विजेता कौन था, मुंबई इंडियंस, कौन, मुंबई इंडियंस। 2024 में विजेता कौन था ये आपको बताना है, तो 2024 में विजेता थी आपका RCB, रॉयल चैलेंजर बंगलुरु। चलो पुरुषों में तो महिलाओं में तो जीत पा रहे हैं, अच्छी बात है। क्या बोलेंगे 2025 में आपका विजेता कौन रहा, 2025 में विजेता, तो 2025 में फिर से मुंबई इंडियंस रही, कौन रही, मुंबई इंडियंस रही। और इस बार मुंबई इंडियंस जो जीती वो जीती आपका कितने रन से, 8 रन से, 8 रन से। कुल टीम कितनी है इसमें, मुझे बताओ, जो वुमेन प्रीमियर लीग है उसमें कुल टीम साथी कितनी है, तो कुल टीम है उसमें आपका 5, कितनी टीम है, कुल टीम उसमें 5 है। IPL 2025 अभी शुरू हो गया, बीच में बंद भी हो गया था आपका आतंकवादी और पाकिस्तान की नालायक घटनाओं की वजह से। तो यहाँ पर फिर से एक बात आएगी, आपका जो IPL 2025 है कौन सा फॉर्मेट है बताओ, IPL 2025 ये कौन सा फॉर्मेट है, तो आप कहेंगे ये फॉर्मेट है आपका 18वां, कौन सा IPL है ये, 18वां। और इसका जो पहला मैच हुआ था हमेशा उस सेशन में जिसमें IPL चल रहा है, उसका पहला मैच, और SSC ना पूछे होता नहीं है, RCB वर्सेज KKR, यानी रॉयल चैलेंजर बंगलोर कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुआ। और इसमें RCB की क्या हुई थी, आपका RCB की जीत हुई थी, किसकी, RCB की। पहला मैच जो हुआ वो किस मैदान पर हुआ इस बार,
पहला मैच, पहले मैच की, एक तो फाइनल पूछा था और एक पहला मैच, जो मैदान था वो था ईडन गार्डन। कौन सा? ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ पर है साथी? आपका कोलकाता में है भैया। कहाँ पर? ईडन गार्डन आपका कोलकाता में स्थित है, ठीक है। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था इस बार के आईपीएल में, बताओ? सबसे महंगा खिलाड़ी, एक रन ऐसे समझो कई लाख रुपए का पड़ा है इसका। सबसे महंगा खिलाड़ी, सबसे महंगा खिलाड़ी है ऋषभ पंत। क्या बोलोगे? ऋषभ पंत। रन ही इतने थोड़े से बनाए हैं, कई लाख में एक रन पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे भैया? आपका 27 करोड़ में एलएसजी ने, लखनऊ सुपर जायंट ने। किसने? लखनऊ सुपर जायंट ने। लखनऊ सुपर जायंट ने, ओके। यहाँ पर बताएंगे सबसे, सबसे जो साथी आपका कम उम्र का प्लेयर है, सबसे कम उम्र का, आप दूसरा महंगा भी बताना। सबसे कम उम्र का प्लेयर, ये छा गए गुरु इस बार तो। क्या बोलोगे? वैभव सूर्यवंशी, ये छा गए हैं। और ये तुम्हारे लिए भी देखो एक ऊर्जा का काम करेंगे, जागरूक होकर देखो। कुछ कहते हैं ना यार, पुराने चावल हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने बच्चे तैयारी वाले हैं यार। उसकी 6 साल की तैयारी हो चुकी है भाई, उसकी 3 साल की तैयारी हो चुकी है। एक लड़के ने आके आईना दिखाया, उसने दिखाया कि ठीक है, पहले कितनी भी तैयारी हो, बात इस बात की है कि जो नई ऊर्जा लेकर के आप एंटर हुए हैं उसमें कितना जुनून, कितना जज्बा, कितनी तैयारी, कितना डेडिकेशन उसमें था। और उसने वो प्रूव करके दिखाया, ठीक है, प्रूव करके दिखाया, ठीक है। क्या बोलेंगे? सबसे कम उम्र के प्लेयर बने वैभव सूर्यवंशी। किस टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी? किस टीम के लिए मुझे बता देंगे? राजस्थान रॉयल्स। कितनी एज में? 14 वर्ष की एज में, 14 वर्ष की एज में। और इस बार के आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाया आपका किसके खिलाफ? गुजरात टाइटंस के खिलाफ। कितनी गेंदों में शतक बना दिया? बोलो भी फटाफट से। भैया अय्यर दूसरे नंबर पर हैं 26.5 के साथ में, बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत के बाद में कौन है? अय्यर। अय्यर, अय्यर कितने पर? 26.5 पर, ठीक है। 26 दशमलव कुछ थे, एग्जैक्ट पता नहीं, 26 नहीं, 26.5 तो नहीं थे, 26.75 थे शायद। इसको चेक करना आप एक बार, है ना। 26.75 थे, जो मुझे ध्यान है। 26.75, 26.50 लिख रहे हैं आप बहुत सारे लोग। 26.75 थे इसके, याद रखना, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे कम उम्र के। तो अगर पूछो इस बार क्या बोलेंगे? सबसे कितनी गेंद में? 35 गेंद में शतक लगाया। कितनी गेंद में? 35 गेंद में शतक लगाया। ओवरऑल सबसे कम गेंदों में किसका है? 35 गेंद में शतक लगाया। T20 में किसका? क्रिस गेल का है ना। क्रिस गेल 30 बॉल्स में लगाया, 30 बॉल्स में क्रिस गेल का। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, WDR, वर्ल्ड बैंक जारी करता है इसको? नहीं भैया, इसको यूनेस्को जारी करता है, ठीक है, यूनेस्को जारी करता है। और याद रख लेना इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन होता है, प्रकाशन जो होता है इसका, वो मतलब इसको प्रकाशित करता, पब्लिश करता है यूएन। किसके द्वारा? यूएन द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। ये आपके लिए हम होमवर्क देंगे। विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है होमवर्क में, और एसएससी के किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। इसका ध्यान रखना और आगे पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। बहुत जल्दी साथी हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप अपना दिया हुआ है ऊपर। इस टेलीग्राम ग्रुप को जिसने नहीं ज्वाइन किया अभी ज्वाइन कर लो। आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, आपको एक टारगेट दिया करेंगे हम सुबह, ठीक है, 1-2 टॉपिक का। और जैसे जैसे आपके एग्जाम आएंगे तो उस टॉपिक को मैं क्वेश्चन बना करके आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसमें, है ना। हर एक टॉपिक दे दिया आपको, और आप अपनी तरीके से भी अपना पढ़ते रहिए। एक टॉपिक हम आपको देंगे डेली की, भैया इसको आप पढ़ लेना 20 मिनट 25 मिनट में, और फिर 15-20 क्वेश्चन उसके हम आपको दिया करेंगे टेलीग्राम, इसी पर प्रैक्टिस कराएंगे, ओके। अपना ध्यान रखिए बहुत सारा, और आगे बढ़ते रहिए। बोलेंगे अभी फटाफट से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। घर मम्मी पापा को नमस्ते बोलना मेरी तरफ से, पैर छू करके। दादा दादाजी जो भी हों उनको इस बार आपको खुशियाँ पहुंचानी है। और इस बार ये तय कर लीजिए तुम कि हम अपनी जो मुस्कुराहटें हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसको हमने मैनिफेस्ट आज तक किया है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स तक इसी बार पहुंचाएंगे। और जब तक हमारे अंदर जान है तब तक हम अपनी उस ऊर्जा को एक उच्चतम स्तर की तरफ ले जाते रहेंगे, और उसको बढ़ाते रहेंगे, और मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।